Okay, so we are starting with a new AS today, and that is AS 26 intangible assets. तो ऑलरेडी इसके ऊपर आपने 11th स्टैंड से पढ़ा इंटेंजिबल. अगर हम इंटेंजिबल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले माइंड में यही आता है गुड. इसके बाद और कुछ आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, राइट. इसके अलावा कुछ और होता है क्या इंटेंजिबल एसेट? यस प्लीज बताइए. और कोई इंटेंजिबल्स रहते हैं? बोल दिया ना मैंने, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, नो हाउ इज द वन ऑफ द लाइसेंस फीस, राइट. जो ये ब्रांड्स, फ्रेंचाइजी ये जो लेते हैं हम, ये सब के लिए हमको पे करना पड़ता है, राइट. ब्रांड वैल्यू, ये सब क्या है आपके लिए? ये सब आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट, जो आपका डेवलपिंग पार्ट रहता है, अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो वो सब आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स रहता है, राइट. तो इंटेंजिबल एसेट्स का कॉस्ट कितना है, हाउ मच डिड यू पे एग्जैक्टली फॉर दैट, आप कितना रिकॉग्नाइज करोगे, और उसको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है वो समझना. रिकॉग्नाइज करना मतलब उसको एसेट मानना, रिकॉग्नाइज नहीं करना मतलब उसको खर्चा मानना, पीएनएल डेबिट. तो हमारी बात सिर्फ वही रहती है, ये पीएनएल में जाएगा, ये बैलेंस शीट एसेट में जाएगा. रिकॉग्नाइज करना मतलब आपको बैलेंस शीट एसेट में शो करना, राइट. तो बेसिकली व्हाट आर इंटेंजिबल्स, तो यहाँ पे एएस ने इसको डिफाइन किया इस तरह, विच आर इजीली आइडेंटिफाइबल. उसको आइडेंटिफाई मतलब मैंने नीचे भी एक सेंटेंस भी दिया है, अपार्ट फ्रॉम गुडविल, गुडविल छोड़ के अगर वो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं मैं तो दैट इज आइडेंटिफाइबल, राइट. पहला, इट शुड बी नॉन मॉनिटरी. याद आ रहा है कि एएस 11 में हमने पढ़ा था कुछ, क्या रहता है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी. सबसे पहले माइंड में आता है कि विच कैन बी टर्म्ड इन मनी इज मॉनिटरी एंड विच कैन नॉट बी टर्म्ड इन मनी इज नॉन मॉनिटरी. माइंड में यही आता है. तब भी मैंने आपको यही करेक्ट किया था एएस 11 में, आप फिर से एएस 11 बता. यस, विच आर डिटर्मिनेबल, विच आर फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल. जैसे लोन, द डेटर्स, द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, कैश बैंक, ये सब आपके लिए नॉन मॉनिटरी टर्म्स. मतलब क्या, मैंने आज 10,000 का लोन लिया, कहने से मुझे लौटा देना में 10,000 ही देना पड़ेगा. ऑब्वियसली ब्याज भी देना पड़ेगा, बट 10,000 देना पड़ेगा. अगर मैंने किसी को 1 लाख का माल भेजा तो 1 लाख आना है, ये बात कंफर्म है. आपके पास स्टॉक पड़ा 1 लाख का, जरूरी है क्या कल के दिन आप 1 लाख में ही बेच पाओगे उसको? आंसर इज नो. अब वन टाइम उसको बोलो पूरा ले ले, वो बोलेगा सर 15,500 में लूंगा, 1 लाख नहीं लूंगा. दैट मीन उसकी वैल्यू आप अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट. फिक्स्ड एसेट्स, आज आपकी बुक्स में दिख रहा है 10 करोड़ का, जाओ बेचो उसको, 10 करोड़ मिलेगा कि आपको? नहीं, शायद आपको 5-6 करोड़ मिलेगा, विच इज नॉट फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल. आपकी बैलेंस शीट में लेकिन वो फिक्स नहीं है. तो ये बात हमारी एएस 11 में हो चुकी है, विच आर नॉन मॉनिटरी. तो ये नॉन मॉनिटरी रहना चाहिए, मतलब उसके अमाउंट फिक्स रहना चाहिए. समझ में आ रहा है? थर्ड, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज नॉट फॉर सेल. अगर सेल होता तो ये इन्वेंट्री होता. समझ में आ रहा है? मान लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाना, अगर मैं खुद के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ यूज के लिए, वो सॉफ्टवेयर मुझे मेरा काम आएगा, राइट. तो ये मेरा इंटेंजिबल एसेट होता है, बिकॉज मेकिंग अ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अमाउंट, राइट. तो ये एसेट हो सकता है. बट मैं सॉफ्टवेयर बना के बेचता हूँ, यार ये तो मेरा नॉर्मल काम है ना, राइट. तो फिर ये इंटेंजिबल एसेट नहीं हो सकता, फिर ये इन्वेंट्री होगा. आर यू गेटिंग इसको? नेक्स्ट इज विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस. ये तो मीनिंग था आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, which cannot be seen. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा लेकिन है, उसकी वैल्यू है, और इसको ही हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं. तो जब भी AS 26 पे क्वेश्चन आएगा और वो आपको बोलेंगे व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी एसेट, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज एंड इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो पॉइंट क्लियर है अपना? यस. क्या कर रहे हैं, लिखने वाले हो या साथ में नोट्स के साथ पढ़ने के बाद लिखना है आपको? आप लोग लिख सकते हैं साथ में. एक बार टेबल देख लीजिए, इस तरह चार्ट बनाया मैंने आपको, इस तरह ये चार्ट बनाया. ओके, एक सुन लो, मुझे ये चार्ट पूरा करने दो, उसके बाद हम आते हैं आगे, उसके बाद आप कॉपी करना. यस. तो यहाँ पे आइडेंटिफाइबल मतलब क्या? इट शुड बी अपार्ट फ्रॉम गुडविल एंड हैज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी, सॉरी, ठीक है. गुडविल छोड़ के रहना चाहिए, गुडविल की बात नहीं करता मैं. उसके बाद व्हाट इज सेपरेट आइडेंटिटी? सेपरेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो इट कैन जनरेट बेनिफिट्स विदाउट अफेक्टिंग द बेनिफिट ऑफ द अदर एसेट्स. स्पेसिफिकली सिर्फ उसी एसेट की बात कर रहा हूँ, दूसरे एसेट्स को बिना हाथ लगाए भी. जैसे जियो की बात करें, टेलीकॉम है, लाइसेंस, अगर वो अपना लाइसेंस किसी को यूज करने देगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू लेगा. यस, वो सिर्फ अपने ब्रांड की वैल्यू नहीं ले रहा है, वो अगर मैं 1 साल के लिए लाइसेंस यूज करने दे रहा तो उसकी वैल्यू ले रहा है. क्या वो दूसरे एसेट को छोड़ के सिर्फ ये टेलीकॉम लाइसेंस पे कमा सकता है? आंसर इज यस. यस. तो अगर उसके बेनिफिट्स हैं विदाउट अफेक्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ द अदर एसेट्स, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं इट हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी. वो अपना ब्रांड की वैल्यू ले रहा है, राइट. वो गुडविल की वैल्यू नहीं ले रहा है, वहां पे अपना ब्रांड या अपनी फ्रेंचाइजी अगर वो देता है या फिर वो अपना लाइसेंस यूज करने दे रहा है तो उसकी वैल्यू है. सेकंड, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ ये यूज कर ले, क्योंकि ये मेरे नाम पर, पेटेंट राइट्स मेरे नाम पर, यू कैन नॉट यूज दैट. मैं केस कर सकता हूँ आपके, राइट. अगर मैं चाहूं तो यूज भी करने दे सकता हूँ, मेरा नाम है,
हाँ, एक करोड़ रुपए दो, 1 साल का यूज करो। मैं यूज भी करने दे सकता हूँ और आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ, राइट? 1 साल का यूज नहीं करना, ये मेरा नाम है, ये मेरे नाम पे, राइट? यू कैन नॉट यूज। तो यहाँ पे दैट इज पावर टू ऑब्टेन और रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अदर्स। मैं दूसरों का एक्सेस रोक सकता हूँ क्योंकि वो पावर मेरे पास है, वो मेरे लिए आइडेंटिफाइड एसेट है। आगे, एंड विच हैज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जिस दिन आपने बोल दिया ना ये आपके काम का नहीं है, यहाँ से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, यू नीड टू डी रिकॉग्नाइज, मतलब उसको पूरा खर्चा मान। जिस दिन आपने बोला सर ये पेटेंट राइट्स अब यहाँ से आगे यूजफुल नहीं है, इसके बाद मुझे इसकी इनकम नहीं मिलने वाली, इनकम नहीं मिलेगी ना, तो जितना भी पेटेंट आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको जीरो करो, पूरा के पूरा खर्चा बता। दैट इज डी रिकॉग्नाइज, मतलब उसको आज से ऐसे मानना बंद करो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे तीनों चीजें, सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? वी कैन जनरेट बेनिफिट्स, राइट? यू हैव द पावर, you have the power to restrict to others, restrict the access, and there should be future economic benefits. यहां से आगे हम इसको FEB बोलेंगे, there is the future economic benefits. Is the point clear? Yes. तो यहाँ पे AS26 ने intangible assets को क्या डिफाइन किया? 4 पॉइंट्स। It should be identifiable, non-monetary, held for use and has no physical existence. कई 4 पॉइंट्स लिख पाओगे? पक्का intangible। जब हम बात करें identifiable, we are saying apart from goodwill, which has a separate identity. जब सेपरेट आइडेंटिटी की बात होती है तो इट कैन जनरेट बेनिफिट्स, यस। आगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी रहना चाहिए, एंड वी हैव द पावर टू रेस्ट्रिक्ट और टू गेन एक्सेस टू अदर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। जब भी वो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बोलेंगे तो आप ये ऑब्वियसली ये चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हो आप, बट यू हैव टू राइट पॉइंटर्स, राइट? कौन सा? बेटा ऐसा है कि अगर मान लेते हैं मैं, मेरे पास एक लाइसेंस है, टेलीकॉम लाइसेंस, राइट? मैं मेरा बिना बिजनेस सेल के आपको सिर्फ लाइसेंस यूज करने के पैसे चार्ज कर सकता हूँ, ओनली द लाइसेंस। मतलब मेरे बाकी एसेट्स ऐसे ही है, मैंने आपको बिजनेस बेचा नहीं है, मेरा मैंने बिजनेस बेचा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको 1 साल के लिए राइट्स दिया। क्या मैं बिना एसेट, बिना दूसरे एसेट्स को हाथ लगाए इससे कमा पा रहा हूँ? यस। तो यहाँ पे इट कैन जनरेट बेनिफिट्स विदाउट अफेक्टिंग द बेनिफिट ऑफ अदर एसेट। दूसरे एसेट्स को बिना बेचे मैं सिर्फ इसी एसेट के थ्रू कमा सकता हूँ। तो इट हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी। ये बात समझ में आ रही है? उसकी अलग आइडेंटिटी है, तभी तो कर पा रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसे पैसे दोगे क्या मुझे? नहीं, आप बोलोगे सर बिजनेस बिजनेस बेचो फिर पैसा दूंगा। बिजनेस नहीं, सिर्फ 1 साल के लाइसेंस दूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी अलग आइडेंटिटी है। इज द पॉइंट क्लियर? तो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखना शुरू कर। फ्रेंचाइजी है नीचे, ऑप्शन नीचे लिखा है मेरा फ्रेंचाइजी। यस, एएस इज AS26 इंटेंजिबल एसेट्स। बेटा बहुत छोटा एएस है, क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं इसके ऊपर। ऑल्दो आपको लग रहा होगा सर ये फुल थियोरेटिकल है, तो ये सिर्फ पॉइंटर्स आपको याद रखना है, और पॉइंटर्स इजी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी, हेल्ड फॉर यूज एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या होगा? मैंने यहाँ पे ये भी लिख के दिया बेटा, इफ अवेलेबल फॉर सेल देन इट विल बी कवर्ड अंडर AS2 इन्वेंटरी। अगर मैं वो सॉफ्टवेयर बना के बेचता हूँ, वो सॉफ्टवेयर मेरे लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है। अगर खुद के यूज के लिए रखा है तो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का जो फीस आएगा दैट इज एन एसेट, राइट? लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर सिर्फ बना के बेचने का काम कर रहा हूँ तो ये तो मेरा बिजनेस है ना, बिजनेस है तो AS2 में आएगा। कौन सा? हेल्ड फॉर यूज वाला। देखो यहाँ पे हेल्ड फॉर यूज है और यहाँ पे अवेलेबल फॉर सेल है। अगर मैं मेरे यूज के लिए रख रहा हूँ, दैट मीन्स मान लेता है मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है? HGPA की बात करें, HGPA ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, दैट मीन्स
if you go for recorded lectures, we will provide you recorded lectures, right? But इसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाया। अगर आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स परचेस करना है, वहां से परचेस करना है, तो हमने वो वेबसाइट डेवलप की है। अगर आप वहां के थ्रू परचेस कर दो, वहां पे पेमेंट लिंक देते हो, राइट? आपको एक लिंक आएगी, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो जो आप लेक्चर्स देख पाओगे वो पर्टिकुलर वो ऐप में देख पाओगे। आप ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ना उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ना यू कैन रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? वो चीज, राइट? कैन आई से वो पे उसको यूज करने के लिए मैंने पे किया है। इफ सपोज आई हैव पेड ₹5 लाख कि ये सॉफ्टवेयर मुझे डेवलप करके दो, सो दैट ये बच्चे जो है वो शेयर ना करें किसी को, सिर्फ उसके लिए मैंने पे किया है, राइट? बिकॉज मेरा इनकम फ्यूचर बेनिफिट उससे ही होने वाला है। अगर मेरे रिकॉर्ड लेक्चर्स चलेंगे तो फ्यूचर बेनिफिट उससे मिलेगा। क्या मैं वो 5 लाख को इंटेंजिबल एसेट बोल सकता हूँ? आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? मैं उसको बेनिफिट बोल सकता हूँ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज आई हैव डेवलप्ड दैट एसेट। अब ये मैंने मेरे यूज के लिए रखा है, राइट? ये मेरे यूज के लिए रखा है। अगर मैं मेरा काम ही ये रहता सॉफ्टवेयर बना के बेचने का, फिर मेरा इंटेंजिबल एसेट नहीं होता। मैं यूज के लिए रख रहा हूँ क्या? एसेट मतलब क्या? विच वी आर यूजिंग। जब मैं उसको बेचने लेके रख रहा हूँ, फिर वो एसेट नहीं कहलाएगा ना बेटा, वो तो इन्वेंटरी कहलाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, प्लीज मेक इट क्विक। क्या हो गया? यस, यस, हो गया लर्न, डन हो गया। और चलो, हुआ क्या सबका? फेज बहुत छोटा है। थैंक यू करा, आपने मेरा काम आसान कर दिया। यस डन एवरीवन, गोइंग एट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। व्हेन विल यू रिकॉग्नाइज? आप कब रिकॉग्नाइज करोगे? तो इफ इट फुलफिल्स द अबाउट डेफिनेशन क्राइटेरिया जो ऊपर है, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी, हेल्ड फॉर यूज एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर ये डेफिनेशन में आ रहा है तो फिर आगे ही बात करेंगे। अगर उनमें से वो डेफिनेशन ही बैठ रहा नहीं है तो रिकॉग्नाइज की जरूरत ही नहीं। रिकॉग्नाइज करना मतलब क्या? उसको एसेट मानना, राइट? तो देन चेक बोथ द कंडीशंस। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल अराइज, इससे मुझे आगे इनकम जनरेट होगी, राइट? एंड इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये हमेशा आएगा, इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। हाँ, वो ऑलमोस्ट हर एएस में आता है। इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। आप उसको मेजर कर पा रहे हो, मतलब उसके कॉस्ट को मेजर कर पा रहे हो, पहला पॉइंट। एंड दूसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना ही चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी ये था, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन में इट मेजर्ड रिलायबली था, एंड द फ्यूचर बेनिफिट शुड कम, राइट? फाइव। बट वो उसमें एग्जांपल्स हैं, आखिरी के 2-3 में तो एग्जांपल्स हैं। मैं सिर्फ नोट्स लिखाऊंगा, एग्जांपल्स कॉपी का टाइम नहीं दूंगा, उसमें सिर्फ डिस्कशन करना है अपने।
तो यहाँ पे डेफिनेशन क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए. व्हाट वाज द डेफिनेशन? 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स क्या थे? आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी, हेल्प फॉर यूज एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. राइट. आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है सेपरेट फ्रॉम गुडविल एंड एज अ सेपरेट आइडेंटिटी. जब सेपरेट आइडेंटिटी की बात करूंगा उसमें 3 पॉइंट्स है. सेपरेट आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? सेपरेट आइडेंटिटी में यस फ्यूचर इनकम बेनिफिट्स आने चाहिए. सेकंड, control over resources, that is we can restrict the access to others, right, and it can generate benefits without affecting the other assets. Separate identity. Clear? दूसरे एसेट्स को बिना हाथ लगाए सिर्फ अकेले अपने उसके भरोसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल पेटेंट्स, पेटेंट राइट्स. बिना मेरा बिजनेस सेल किए मैं सिर्फ वो पेटेंट राइट्स के थ्रू इनकम जनरेट कर सकता हूँ. ठीक है. करण, चलिए आगे. सो इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज. जिस दिन आपने बोल दिया कि हाँ यहां से आगे कि सिर्फ इस एसेट की बदौलत हम पैसे कमाने वाले हैं, राइट, तो उसको मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, मतलब उसको अब इंटेंजिबल एसेट मान सकता हूं. पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड? तो कॉस्ट में क्या क्या आता है? अगर मैंने परचेस किया है तो परचेस करने के लिए क्या क्या आएगा? द परचेस प्राइस, द ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हमारा नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट में रहता है, प्लस एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल. खरीदने के लिए मेरे पास आने तक का जो भी खर्चा रहेगा, जैसे हम एसेट का कॉस्ट करते हैं, मशीनरी परचेस किया, आने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, वैसे ही एसेट को कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, इफ आई परचेज अ सॉफ्टवेयर नेम्ड टैली, सबने सुना होगा, राइट. हम टैली सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हैं. कितना कॉस्ट होता है उसका अंदाजा पता है क्या आपको? नहीं नहीं, वो अगर मैं सिंगल यूज करता हूँ, मल्टी यूजर के लिए यस आ सकता है. चलो मल्टी यूजर के लिए एक एग्जांपल मानते हैं. आई पेड 1 लाख रुपीज. आई परचेज दैट एसेट. एक कंपनी ने टैली सॉफ्टवेयर परचेज किया, राइट. दिखता नहीं है वो सॉफ्टवेयर, है मेरे लैपटॉप में रहेगा. समझ में आ रहा है? अब वो मैंने सॉफ्टवेयर परचेज किया, मल्टी यूजर है जिसके एक्सेस पूरे राइट्स मेरे पास रहेंगे. किसको कितना राइट देना है, कौन कितना व्यू करेगा, मान लेता है मैंने आपको रखा है सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी. यू कैन नॉट व्यू माय पीएनएल बैलेंस शीट, कुछ व्यू नहीं करना है आपको, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी. तो मैं एक्सेस राइट उतना ही दूंगा आपको, मल्टी यूजर, राइट. अब मैंने 1 लाख पे तो कर दिया, ये पीएनएल डेबिट में जाएगा या विल गो टू एसेट? 1 लाख रुपए क्या है? यस. सो दिस इज सॉफ्टवेयर, दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट फॉर्म. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो यस, तो इसी तरह हम ये शो करते हैं. आगे नोट, मार्केट वैल्यू इज टू बी इग्नोर्ड. मार्केट वैल्यू कितना है उससे इसको इग्नोर करेंगे, और वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं नीचे एक एग्जांपल रखा है. द परचेज प्राइस इज ₹3 crore. द प्राइस कितने का है? 3 करोड़ का. बट वी एक्वायर्ड इट एट 50 lakhs ड्यू टू गवर्नमेंट सर. और गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम आपको, आप क्योंकि अच्छा काम करोगे, आप दवाई बनाओगे, जो भी है आपको पेटेंट करवा के देते हैं. ऑल्दो 3 करोड़ का काम है, आप 50 लाख पे करो. आपको वो चीज कितने में पड़ी? 50 लाख. तो आपके लिए एसेट का कॉस्ट 50 लाख ही है, ना कि 3 करोड़. इज द पॉइंट क्लियर? तो यू विल गेट इट एट 50 lakhs. मार्केट में क्या प्राइस चले उसे इग्नोर करो, आपके लिए वो चीज कितने की है उसको रिकॉर्ड करो. इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे सो वी विल रिकॉर्ड इट दिस एसेट एट 50 lakhs. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हमें वो चीज कितने में पड़ी वो इंपॉर्टेंट मायने रखता है. क्या ये लॉजिक क्लियर है? इस कॉपी. अच्छा, रिकॉग्नाइज कब करना है? व्हेन टू रिकॉग्नाइज? व्हेन द डेफिनेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाइज, राइट. इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल. वो कॉस्ट में क्या क्या आता है? वो कॉस्ट में आपका परचेज प्राइस आएगा, ड्यूटीज आएगा, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस आएंगे, राइट. एंड मार्केट वैल्यू टू बी इग्नोर्ड. आपको वो चीज कितने पड़ी वो लिखना है. वो चीज कितने की थी उससे मैटर नहीं करता, आपको कितने पड़ी ऐसे उतना है. इज द पॉइंट क्लियर? क्या नहीं, सुनो सुनो एक मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है ना सिर्फ वो एक्सपेंसेस. कैन आई डेवलप? खुद से डेवलप कर सकता हूँ, खुद से डेवलप कर सकता है ना. तो डेवलपिंग के लिए लेबर पे करना पड़ेगा, राइट. वो लेबर को पे करना पड़ेगा, प्लस वो डेवलप करने के लिए मान लेते हैं वो जब कोविड वैक्सीन की बात करते हैं इन द ईयर 2020-21, राइट. कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, स्पेशली देयर वर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर दैट प्रोडक्ट. अलग से मैंने उनको एक मान लेते हैं एक ऑफिस ओपन करके दिया, आप सिर्फ इस पे यही काम करोगे. कहने से वो जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे उनको जो पेमेंट ज्यादा था, राइट. प्लस वो जितना भी लैब का खर्चा था
उसका रेंट, उसका लाइट बिल, उस पे जो भी ट्रायल एंड एरर खर्चे लग रहे थे, क्या ये सब डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं उसके लिए? यस, राइट. सो देयर कैन बी ड्यूटीज, देयर कैन बी एक्सपेंसेस, देयर कैन बी परचेज प्राइस, एनीथिंग. मैं वो टेस्ट करने के लिए a lot of metal was purchased, a lot of chemicals were purchased, right? तो ये सब आपके लिए एसिड का कॉस्ट माना जाएगा. इज द पॉइंट क्लियर? डन. आगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड. आपको याद है, मैं डराना नहीं चाहूंगा पार्टनरशिप के बारे में. पार्टनरशिप नहीं है आपको. इज लाइक पार्टनरशिप में मैंने एक चीज आपको फाउंडेशन में हमेशा सिखाया था, गुडविल रेज इज नॉट अलाउड. व्हाट डू यू मीन बाय टू रेज गुडविल? रेज मतलब टू शो इन बुक्स, बुक्स में शो करना. तो अगर मैं मान लूं मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 10 साल हो गए मेरे बिजनेस को, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मतलब मेरे पास अभी नेट एसेट्स जो है, बिल्डिंग मशीनरी और बाहर वालों का पैसा छोड़ के नेट एसेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो है 10 करोड़ रुपए, राइट. मैंने किसी को पूछा, अरे अगर मैं आज बिजनेस बेचूं तो कितने बिकेगा? यार तेरे मार्केट में तो बहुत नाम है, 15 करोड़ मिल जाएंगे तुझे. मैंने बोला मतलब 5 करोड़ का गुडविल है, लिख दो 5 करोड़ गुडविल. अलाउड है क्या? नहीं. बिजनेस बेचा है क्या आपने? बिजनेस बेचा नहीं. सेल्फ जनरेटेड, सर मेरे मुझे लग रहा है सामने वाला बोल रहा है 5 करोड़ गुडविल है तो मैं लिखूंगा ऐसे, अलाउड नहीं है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मींस यू कैन नॉट शो गुडविल इन योर बुक्स. दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड. आपने खरीदा है क्या किससे? नहीं. आप खुद से सोच रहे हो, जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया हाँ हम आपको 5 करोड़ देंगे, दिया क्या उसने? उसको बोले एक काम कर, तू ले ले 15 करोड़, लेगा क्या? नहीं लेगा. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड एज पर दिस. लेकिन बट इफ परचेज्ड कैन बी रिकॉर्डेड. क्या हम किसी का गुडविल परचेज कर सकते हैं? आंसर इज यस. मान लेते हैं करण का बिजनेस है, 10 करोड़ का बिजनेस है. मैंने कहा करण तू मेरे बिजनेस भेज दे, तेरा बिजनेस, एक काम कर तू बिजनेस छोड़ दे, पूरा टेक ओवर मैं कर रहा हूँ, जिसको हम नॉर्मली अमलगमेशन बोलते हैं. आई विल टेक ओवर एसेट, राइट. आप अपना नाम विड्रॉ कर लो, पूरा बिजनेस आज से मेरा, जो भी लेना देना है वो सब मैं देख लूंगा. उसमें सर 10 करोड़ है मेरे पास, लेकिन मुझे चाहिए 15 करोड़. मैंने कहा नहीं 15 नहीं, 12 में डन कर. बोला ओके सर. क्या मैंने 10 करोड़ की चीज 12 करोड़ में खरीदा? 2 करोड़ क्यों पे किया मैंने? बिकॉज आई हैव पेड फॉर गुडविल. क्या मैंने परचेज किया उससे? यस. So can I show this goodwill? The answer is yes. I can show this goodwill because it was not self-generated. I have paid for this. Is the point clear to everyone? तो यहाँ पे self-generated goodwill is not allowed, but yes, if purchased can be allowed. और वो इस बॉडी में आएगा जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करेंगे, जिसको हम अमलगमेशन बोलते हैं नॉर्मली. हम जब किसी कंपनी को टेक ओवर करेंगे, we can pay them a amount higher of the net assets. जितना भी उनके net assets थे, उससे हम ज्यादा पे कर सकते हैं. और अगर मैं ज्यादा पे करूंगा, उसको हम goodwill बोलते हैं. Is the point clear? Yes, please write the sentence. Self-generated goodwill is not allowed, but if purchased, can be recorded. मतलब खुद से रेस किया हुआ अलाउड नहीं रहेगा. खुद से मैंने लिख दिया गुडविल, नहीं अलाउड. क्या हो गया करण? देखो, या तो आप लिखना शुरू करो, और अगर नहीं लिखना है तो बात मत. बाकी सब देखो लिखने में बिजी. ठीक है. yes, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको कॉपी करना, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स. खुद के हैंड रिटन रहते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है. और अगर आपको ये हैंडराइटिंग में समझ जाएगा लास्ट वो देखो, पहले से इंटेंजिबल ऐसे डेवलप हो गया उसका, गुडविल लगेगा उसका. उसकी बुक प्रिंट करके दोगे सबको? ठीक है, चलो साइलेंस. ओके, प्लीज ध्यान दीजिए. एक्सचेंज ऑफ एसेट. एक्सचेंज ऑफ एसेट ये पीपी में भी हुआ था, AS10 में, पीपी में. वी कैन एक्सचेंज एन एसेट, राइट. तो हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो विच इज मोर प्रोबेबल, विच इज मोर एविडेंट. एग्जांपल, मेरे पास एक कार है, 10 लाख की कार है. मैंने 10 लाख की कार आपको दिया और उसके बदले एक इंटेंजिबल एसेट ले लिया. तो मैं कितने में रिकॉर्ड करूं इंटेंजिबल एसेट? 10 लाख, क्योंकि वो मोर एविडेंट था. मैंने इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट कितना बताया नहीं आपको, राइट. अच्छा, इंटेंजिबल एसेट 12 लाख का था. मैंने आपको मेरी 10 लाख की चीज दी और आपको बोला मेरा एसेट दे दो. तो मेरे लिए वो चीज कितने में पड़ी? कहने से 10 लाख में पड़ी आज. मैं 10 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा. आपने कितने में खरीदा? तो यहाँ पे we gave machinery and purchase intangible asset. मैंने एक मशीनरी दे दिया उसको, एक काम कर मुझे एक इंटेंजिबल एसेट दे दो. ठीक है. आगे, रिकॉर्ड द इंटेंजिबल एसेट एट अ प्राइस which is more evident, generally the book value of the machine. मेरे लिए मशीनरी 10 लाख की थी, मैं आपको 10 लाख वो एसेट दिया, उसके बदले आपने मुझे दिया. तो कहने से मैंने 10 लाख की चीज आपको दिया, उसके बदले मैंने एक एसेट परचेस किया. मेरे लिए एसेट 10 लाख का ही हुआ ना, राइट. देखो, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी बैलेंस शीट है. यहाँ पे मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू है 10 लाख रुपए. ये मेरे लिए आज की बुक वैल्यू है, राइट.
मुझे एक इंटेंजिबल एसेट परचेज करना था, एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर, आई वांट टू परचेज अ सॉफ्टवेयर, मैं जिससे सॉफ्टवेयर ले रहा था उसको ये मशीनरी में इंटरेस्ट था, मैंने कहा एक काम कर, ये तू मशीनरी ले ले और मुझे सॉफ्टवेयर दे दे। वो सॉफ्टवेयर कितने का है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्या मैंने वो चीज 10 लाख में लिया? यस, विच इज मोर एविडेंट यू शुड रिकॉर्ड। तो मैं बोलूंगा कि मेरी मशीन तो चली गई, उसके बदले मैंने क्या लिया? सॉफ्टवेयर। मतलब यहां से आगे मशीन ही नहीं दिखेगा मेरे बैलेंस शीट में, यहां से आगे क्या दिखेगा? सॉफ्टवेयर, विच इज द इंटेंजिबल एसेट फॉर, इज द पॉइंट क्लियर? तो जब मैं एक्सचेंज करता हूं तो विच एवर इज मोर एविडेंट, ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर की वैल्यू नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, बट जनरली हम वही लेते हैं कि मेरे लिए कॉस्ट कितना है। इट इज ऐसे कंपलसरी नहीं है कि हमेशा अपनी बुक वैल्यू लिखना चाहिए, बट ज्यादा एविडेंट वही रहता है, राइट? तो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड द इंटेंजिबल एसेट एट अ प्राइस विच इज मोर एविडेंट जनरली द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन। मेरे मशीनरी की वैल्यू 10 लाख थी, इसका मतलब मैंने वो एसेट 10 लाख में लिया है, वो एसेट चाहे कितने का भी हो। समझ में आ रहा है? मुझे वो 10 लाख में पड़ा है, तो विच एवर इज मोर एविडेंट यू शुड राइट दैट। तो यहाँ पे लिखा है अगर मैं एक्सचेंज करता हूं तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे? तो आप करोगे जो भी आपके लिए मोर एविडेंट रहेगा। एएस 12 याद है? गवर्नमेंट ग्रांट क्या पॉइंट्स है उसमें? 5। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फॉर फिक्स्ड एसेट्स, फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, promoters contribution, revenue activities and in kind। in kind का मतलब क्या होता है? मतलब वो उसने पैसे नहीं दिए, उसने कोई एसेट दे दी, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सा नॉमिनल? कैन गवर्नमेंट गिव मी एन इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल, नॉट विच हैज नो एग्जिस्टेंस। दे सकता है ना? उसने मुझे खुद से फ्री में पेटेंट राइट्स दे दी, 3 साल ये बिजनेस कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप ही करो, तो शुड वी रिकॉर्ड दैट पेटेंट? यस, एट सम नॉमिनल वैल्यू। ये तो हम एएस 12 में सीख के आए हैं ना। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको वही है, रिसीव्ड एन इंटेंजिबल एसेट एज गवर्नमेंट ग्रांट, तो रिकॉर्ड करना है नहीं करना है? यस, वी शुड रिकॉर्ड, ये हम एएस 12 में सीख के आए, राइट? तो जरूरी नहीं है ना उसने हमेशा लैंड देना चाहिए। कैन दे गिव, कैन द गवर्नमेंट गिव मी इंटेंजिबल एसेट एज फॉर फ्री? द आंसर इज यस, इन काइंड। उसने बोला 3 साल आप ही यूज कर। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो वी शुड रिकॉर्ड दैट एट सम नॉमिनल वैल्यू, आपको जो सही लगे वो वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करो। इज द पॉइंट क्लियर? प्लीज मेक इट क्लियर। ये जितने भी पॉइंट है सब कॉस्ट में। व्हाट इज कॉस्ट फॉर अस? व्हाट इज कॉस्ट फॉर अस? अगर हम खुद खरीदते हैं तो परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, ड्यूटीज, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो जो मोर एविडेंट रहेगा, अगर गवर्नमेंट से फ्री में मिल रहा है तो रिकॉर्ड एट सम नॉमिनल वैल्यू। इज द पॉइंट क्लियर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड, बट इफ परचेज्ड कैन बी रिकॉर्डेड। क्लियर? नेक्स्ट, डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड मतलब एज वेल एज लोन, बेटा इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं ना अपन, इंस्टॉलमेंट पे। अब आप बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? कैश प्राइस 40 लाख, मतलब आज के आज अगर मैं जाके पूरा लेके आऊं तो 40 लाख में मिल रहा है मुझे, लेकिन मैंने बोला 40 लाख तो नहीं है भाई मेरे पास, पेमेंट धीरे धीरे करके देता हूँ, तो मैंने उसको ऑन द स्पॉट कितना दिया डीपी? अभी 10 लाख दिया, मतलब एक्चुअली मैं गया उसको सिर्फ 10 लाख ही पे किया, बाकी और देने बाकी। तो उसका मतलब क्योंकि बाकी धीरे धीरे दे रहे हो, आपको 7 लाख के इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे 5 साल तक, मतलब 35 लाख देने पड़ेंगे। मैंने टोटल कितना पे करना है उसको? 45। प्लीज बताइए मेरा एसेट का कॉस्ट कितना कितना रिकॉर्ड करो? 45, 40 या सिर्फ 10? ओके, एक आंसर है 40, गायत्री 45। 5 लाख जो आप पे कर रहे हो दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट? दैट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ एसेट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये मेरे लिए इंटरेस्ट कॉस्ट है, और इंटरेस्ट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। A16 borrowing cost, A16 borrowing cost कैन परचेज में नहीं, क्योंकि उसके लिए क्वालिफाइंग एसेट लगता है। इट शुड टेक सम सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो ये तो परचेज है ना, ये ब्याज में कैपिटलाइज कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब ये ब्याज को इंटरेस्ट खर्चा ही मानना पड़ेगा, पीएनएल लिमिट में जाएगा। द पॉइंट ये, मतलब आपके लिए एसेट 40 लाख का ही है। इज द पॉइंट क्लियर? लिंक करना आ रहा है क्या सब? सब एस के, राइट? तो यहाँ पे we should record at 40 lakhs only since the above 5 lakh is interest and we cannot capitalize it as per AS 16 borrowing cost। ये था ब्याज को कैपिटलाइज करना ही नहीं करना है, तो परचेज ऑफ एसेट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, को कैपिटलाइज नहीं कर सकता है। इज द पॉइंट क्लियर? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, आपको एग्जाम में आने वाले हैं। करण, फेस वॉश, उठो 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 उठो।
अच्छा बाहर से बैठो, बाहर से बैठो, बाहर से बैठो। नहीं, और बाहर से बैठो मत, बाहर से खड़े रहो। नहीं नहीं नहीं, सीधे सीधे, ऐसे 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 ऐसे, 2 मिनट खड़े रहो ऐसे। बस बस बस। चलो हो गया क्या सबका भी? ओके, आप लोग ये लास्ट पॉइंट लिख रहे हो, इसके बाद मैं लिखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा। मैं ये शीट शेयर करूंगा, आप लोग बाद में आराम से लिखो, ठीक है? मैं टाइम दे रहा हूँ तो आप लिखने का टाइम जो है ना बातें करने में डाल। डन? कैसे कहाँ तक हुआ आपका? Done? Okay. Now, the utmost important question of this chapter is this. Okay, please नंबर लाइन पे ध्यान दो, नंबर लाइन पे ध्यान दो। मैंने पर्पसली वो ईयर 20 रखा है कोविड वैक्सीन की बात, ठीक है? ओके, तो 1420 1420 में 1420 से ये रेड रेड लाइन दिख रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इट वाज द रिसर्च फेस। आई वाज जस्ट मेकिंग अ रिसर्च, 50 लाख रुपए खर्चा कर दिया मैंने तो वो वैक्सीन बनाने के चक्कर, राइट? कैन आई टर्म दिस 50 लाख एज एन एसेट? द आंसर इज आपका रिसर्च फेज था। ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारे ट्रायल एरर के बाद, बहुत सारे ट्रायल एरर के बाद रिजल्ट ही ना मिले कुछ, और वैक्सीन काम ही ना करे, मतलब आपके लिए वो एसेट है क्या? विल इट अराइज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? द आंसर इज नो। हमारा वो डेफिनेशन ही वही था। अगर मैं रिकॉग्नाइज कब करूंगा, व्हेन विल आई रिकॉग्नाइज? व्हेन इट इज आइडेंटिफाइबल एंड इट विल गिव द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बराबर है ये? तो बेनिफिट्स ही नहीं है बेटा, जब मैं 50 लाख खर्चा कर चुका हूं, 50 लाख मैंने खर्चा किया है, लेकिन रिजल्ट आउटकम जीरो है। अब तक मुझे ये भी नहीं मालूम है ये 50 लाख के फ्रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं सिर्फ रिसर्च किए जा रहा हूँ। हाँ, जैकपॉट लगा मेरा तो शायद ये 50 लाख मुझे 10 करोड़ भी कमा के देंगे, इसलिए तो खर्चा करते हैं, इसलिए इसलिए वो जो कंपनीज हैं, जो केमिकल कंपनीज है, वो करते हैं, राइट? वो सोल्व बनाते हैं ये प्लान। स्टार्टिंग में सिर्फ एक रिसर्च होता है, हर रिसर्च का रिजल्ट तो ऐसा जरूरी नहीं। इट कैन बी पॉसिबल दैट वो रिजल्ट का कोई आउटकम ही ना हो, राइट? तो यहाँ पे ये 50 लाख रुपए जब तक मुझे अप्रूवल नहीं मिलता है, तब तक का सारा खर्चा वो पीएनएल का खर्चा मान जाएगा। इट इज नॉट एन एसेट फॉर यू, यस, बट वंस आई गेट द अप्रूवल, मैंने वो वैक्सीन बनाया, रिसर्च फेज चालू था, एक ट्रायल एंड एरर पे मैंने वैक्सीन किया एंड गवर्नमेंट अप्रूव, यस इट इज अप्रूव नाउ, अब आप बनाना शुरू कर सकते हो, राइट? तो उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद मैं फिर से खर्चा करना शुरू करूंगा, अब वो वैक्सीन बनाने में, दैट इज द डेवलपिंग, दैट इज द डेवलपिंग फेज। समझ में आ रहा है? तो नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। अप्रूवल आने तक का जो भी खर्चा है सब पे, एंड सेकंड स्टेज में डेवलपमेंट स्टेज में, दैट मींस फर्स्ट स्टेज इज रिसर्च स्टेज, सेकंड स्टेज इज डेवलपमेंट। तो वो क्या था ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च स्टेज इज फॉर पीएनएल, बट डेवलपमेंट स्टेज इज एन एसेट। इज द पॉइंट क्लियर? यस, बट वंस इट इज रेडी, एक बार रेडी हो गया, एक बार वो रेडी हो गया, इट सीजेस टू बी कैपिटलाइज्ड, उसके बाद का कोई खर्चा उसका कैपिटलाइज नहीं करना,
इसके बाद जो भी खर्चा रहेगा वो सब पीएल में जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब यहां तक का खर्चा सबके सब इट विल बी कैपिटलाइज्ड। इज द पॉइंट क्लियर? दैट मींस डेवलपमेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बट रिसर्च इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज वो पीएल में जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, ये नंबर लाइन समझ में आया सबको? उसके बाद और जिस दिन आपने कैपिटलाइज कर दिया, दिस इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये कॉस्ट है मेरे लिए, मतलब 80 लाख रुपए का एसेट है और बेटा पीपीई जो फिक्स्ड एसेट्स रहते हैं हमारे लिए, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, राइट? लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स जो डेप्रिसिएट होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं? एमोर्टाइजेशन। इज द पॉइंट क्लियर? तो अगर आपको पीएनएल याद भी आ रहा होगा शेड्यूल 3 का, हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड फॉर इंटेंजिबल एसेट, दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? तो अब क्या किया मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट एमोर्टाइजेशन, और जिस दिन कंप्लीट हो गया उसके बाद आप बोल सकते हो हाँ यहाँ से आगे जितनी लाइफ रहेगी उसकी, वो लाइफ के हिसाब से आप एमोर्टाइज करना शुरू। क्या ये पॉइंट समझ में आया? Yes, they will give you the practical questions and they will ask you what amount can be capitalized and what amount can be transferred to P&L. तो आंसर बहुत सिंपल सा था बेटा, जब तक रिसर्च स्टेज में, जब तक अप्रूवल नहीं आता है तब तक आपके सारे खर्चे whether you will gain fruits or not आपको मालूम ही नहीं। हाँ, बट once you get the approval, can I say आप कंफर्म हो गए कि there will be certain future economic benefits? Yes, अब वो मेरी डेफिनेशन बैठ रहा है, अब मैं ऐसे मान सकता हूँ। Is the point clear? तो यहाँ तक का सारा खर्चा रिसर्च का P&L, लेकिन डेवलपमेंट का जो भी खर्चा रहेगा that will be assets. Is the point clear? चीजें नंबर लाइन बनाइए एंड इसको स्टार मार्क करके रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंटेंजिबल एसेट पे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है। रिसर्च नाम से डाल दो पीएनएल में। हाँ, अब आरएनडी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात समझो बेटा, ये 50 लाख एक साल में हुआ है क्या? नहीं, कितने साल में दिया है मैंने? 2 साल में। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 20 लाख हुआ होगा, यहाँ पे 30 लाख, तो रेस्पेक्टिव पीएनएल्स में जाएगा। पहले साल पीएनएल 20 लाख, दूसरा पीएनएल 30 लाख। खर्चा है आपका बेसिकली, वो एक्सपेंस है, वो एसेट नहीं है। वो एसेट बोल ही नहीं सकता क्योंकि तब तक आप श्योर ही नहीं थे ना, तब तक तो आप श्योर ही नहीं थे। अच्छा, एक केस स्टडी ये भी आती है। अभी एक बात सुनो पहले, ये 50 लाख खर्चा हो गया, 50 लाख, राइट? यहाँ पे अप्रूवल मिल गया ना, तो वो डायरेक्टर बोल रहे हैं अरे अब तो अप्रूवल मिल गया ना, अब तो इसका बेनिफिट मिलेगा ना 50 लाख का, तो इसको एसेट मानो। अलाउड है क्या? आंसर इज नो। एज पर AS 26 द अमाउंट स्पेंट ऑन रिसर्च शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड इज द आंसर। ये आपका वर्ड्स रहना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये केस स्टडीज ऐसी आएगी आपको कि वो बोल रहा है कि हम कैपिटलाइज कर सकते हैं बिकॉज अब तो 50 लाख का फ्रूट मिलने वाला है। जब 50 लाख खर्चा होता तब मालूम था कि आपको नहीं, तो फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं थे, अप्रूवल के बाद मिले। तो अप्रूवल के बाद का खर्चा जो रहेगा दैट इज एसेट, पहले का खर्चा सब पे। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रायर पीरियड आइटम? पिछले साल की कुछ गलती अगर मैं अभी सुधार रहा हूं तो दैट इज टर्म्ड एज प्रायर पीरियड। क्या उसको सेपरेट हेडिंग लगेगी? यस, सेपरेट हेडिंग लगेगी। AS 5 ने आपको ये सिखाया, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो पीएनएल में आपको लिखना पड़ेगा कि ये पीएनएल, ये खर्चा जो इस साल का नहीं है बॉस, ये पिछले साल का है। मैं पिछले साल भूल गया था, ये गलती हुई थी, अब लिख रहा हूँ, इस साल का नहीं है वो। प्रायर पीरियड नाम से आपको शो करना पड़ेगा। AS 5 ने ये सिखाया आपको, राइट? जी, बराबर बोल रहे हैं। ट्रायल एंड एरर करने के लिए भी आपको रिसर्च लगा होगा ना। जब तक आप रिसर्च नहीं करते आप ट्रायल एंड एरर कैसे करोगे? हाँ, एक बार वो पास हो गया, उसके बाद कंफर्म हो गया, अब बेनिफिट मिलेगा मुझे। मतलब वो ये रेड लाइन दिख रहा है क्या बेटा, ये यहां से यहां तक? आप ये पूरे 2 साल में एक बार भी ऐसा मोमेंट नहीं आया होगा जब आप श्योर थे कि फ्यूचर इनकम में बेनिफिट आएगा। कब तक? जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलता। वंस यू गेट द अप्रूवल, नाउ यू आर श्योर। पहली बार आपको अब रियलाइज हो रहा है कि अब फ्यूचर इनकम में बेनिफिट्स नहीं, राइट? एंड नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस एज एन एसेट। इज द पॉइंट क्लियर? चलो, लिखा सबने ये? ओके। तो subsequent expenses can also be capitalized if performance of asset is increased। क्या बोल रहा है वो? इसके आगे का खर्चा, जैसे डेवलपमेंट के बाद
डेवलपमेंट के बाद का और खर्चा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंस, क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ कैपिटलाइज? यस, अगर अगर वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे इंक्रीज करके देगा तो। समझ में आ रहा है? अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है तो यस, जैसे हम बात करते हैं ना बेटा पीपीई में, अगर मैं इंजन रिप्लेस कर रहा हूँ इंजन, तो क्या उसको कैपिटलाइज कर देंगे? द आंसर इज यस। लेकिन रिपेयर कॉस्ट आएगा क्या? नहीं। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट अगर वो मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज करके देगा तो इट कैन बी कैपिटलाइज्ड। इज द पॉइंट क्लियर? अब इस पे एक केस स्टडी, मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, पेरेंट करवा के रखा है, किसी ने केस डाल दिया कि आपने जो ये यूज कर रहे हो ना, ये ऑलरेडी हमारा नाम था, ऑलरेडी हमारा नाम। तो वो केस लड़ने के चक्कर में हमारे 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। चालू है अब तक खर्च, अब तक कोर्ट क्या आया नहीं है। क्या ये 5 लाख रुपए मैं एसेट के कॉस्ट में ऐड कर सकता हूँ बिकॉज आई एम चार्जिंग इट टू सब्सिक्वेंट खर्चा है? आंसर इज नो। इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज नहीं होने वाला है, उतने ही मेंटेन करने के लिए आप कर रहे हो। अगर आप केस जीत जाते हो 5 लाख खर्चा करके केस जीत जाते हो तो बेनिफिट इंक्रीज हुआ क्या? नहीं, बेनिफिट तो उतने मिलने वाला है जितने पहले मिलने वाले। तो ये सब्सिक्वेंट कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। इज द पॉइंट क्लियर? ये आपके लिए पीएल डेबिट है। लॉजिक क्लियर है सबको ये? तो हाँ, आप ये मेंशन कब कर सकते हो सब्सिक्वेंट खर्चा बेटा? आप यही नोट मेंशन करोगे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस कैन आल्सो बी कैपिटलाइज्ड इफ परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज इंक्रीज्ड, दैट इज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल इंक्रीज। अगर आपका एफईबी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस बढ़ा है, इसलिए आपने खर्चा किया है। लेकिन आप अगर उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहे हो तो ये दैट इज नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। इज द पॉइंट क्लियर? टेंजिबल में यही होता है ना, हम अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते तो खर्चा है, लेकिन अगर मेजर पार्ट रिप्लेस करूंगा तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये सीखा है, राइट? तो एएस 26 ने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या क्या किसको किसको एसेट बोला है? ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट। क्या क्या है? एनी लाइसेंस, अगर मैं कोई लाइसेंस फी पे कर रहा हूं तो मेरे लिए एसेट। कलेक्शन ऑफ टोल राइट, मैंने ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे उसका कलेक्शन मेरे पास ले लिया, तो क्या मतलब क्या मुझे पे करना पड़ेगा उसको? यस, मैंने वो लाइसेंस के लिए मुझे पे करना पड़ेगा, उसके बाद तो मैं टोल्स कलेक्ट कर पाऊंगा, राइट? तो क्या मुझे गवर्नमेंट को उसके लिए पे करना पड़ेगा? सो इज दैट एन एसेट फॉर मी? द आंसर इज यस। कुछ सालों के लिए वो एसेट है क्योंकि उससे मैं इनकम जनरेट कर पा रहा हूं। इज देयर एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दैट? द आंसर इज यस। वो राइट्स परचेज किया मैंने टोल कलेक्शन। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर पेमेंट्स नहीं आएगा एक्चुअली, सॉरी ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क्स, ये पेटेंट्स था, तो सॉरी। यस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजी, मोशन पिक्चर्स, डिजाइन्स एंड ड्राइंग्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपके लिए इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल क्या नहीं है? इंटेंजिबल क्या नहीं है? तो एस 14 दैट इज अमलगमेशन। एस 22 जो आपने अभी सीखा नहीं है, देयर इज डीटीए दैट इज अ डिफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, ये आप एस 22 में सीखने वाले जो मैंने आपको बताया था पीजीबीपी होने, तो टैक्सेस ऑन इनकम, ये बाद में करेंगे। नेक्स्ट, एस 2 इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी तो इंटेंजिबल एसेट हो नहीं सकता है, जो मैंने ऊपर ऊपर पहले पॉइंट लिखा दिया आपको। नेक्स्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस। बेटा शेयर इशू करने में अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस रहता है, वो भी आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट एन एसेट फॉर यू। ट्रेनिंग कॉस्ट, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने एक सॉफ्टवेयर परचेस किया, ठीक है? सॉफ्टवेयर परचेस करने का कॉस्ट था 3 करोड़ रुपए। यू परचेस अ सॉफ्टवेयर ओनली फॉर योर कंपनी, ठीक है? यू परचेस्ड। अब हुआ क्या, 3 करोड़ तो ये हो गया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर चलाना आता ही नहीं है। जब भी आता है मैं 2 महीने की ट्रेनिंग देता हूँ एम्प्लॉइज को, तो क्या मुझे ट्रेनर्स बुलाने पड़ेंगे? वो ट्रेनर्स उनको ट्रेन करता है, वो सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, क्या क्या करना पड़ता है सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, तो उनको ट्रेनर्स को मुझे पे करना पड़ता है। तो वो जो ट्रेनर्स को पेमेंट देते हैं, कैन दैट बी कैपिटलाइज्ड? आंसर इज नो, दैट इज प्योरली एक्सपेंस। वो ट्रेनिंग के लिए हो रहा है, ये इससे आपके कुछ बढ़ नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हेवी एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कभी भी आपका कैपिटलाइज नहीं होता है। ये जो हम 11th 12th में सिखाते थे ना, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ये गलत था। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट नाम से कोई चीज नहीं होती, दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट बेसिकली। ये एसेट अभी प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कभी आप बेच के पैसा रेस कर सकते हो क्या? नहीं। तो डिफर्ड एडवर्टीजमेंट दैट इज, जिसको भी ये जो डिफर्ड एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट है, इसको आप कभी भी प्रीपेड बोल के लिख नहीं सकते हो, दैट इज नॉट योर इंटेंजिबल एसेट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा टर्नओवर है 100 करोड़ का, मेरा टर्नओवर है 100 करोड़ का, ठीक है? अगर मैं 10 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करूं, मेरा टर्नओवर डबल हो जाएगा। मैंने खर्चा किया, टर्नओवर डबल हो गया, तो क्या फ्यूचर इनकम बेनिफिट इंक्रीज हुआ? आंसर इज यस। तो क्या ये 10 करोड़ को मैं 5 साल में डिवाइड कर सकता हूं? आंसर इज नो। ये जो 10 करोड़ एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, दैट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, शुड बी एक्सपेंस्ड इन द ईयर ऑफ एक्सपेंस। जिसमें आपने पे किया था उसी साल में आपने पूरा खर्चा मानना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? एडवर्टीजमेंट कभी भी इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाए। इज द पॉइंट क्लियर? वो जो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आप लिखते थे एसेट साइड में,
दैट वाज फॉल्स प्रेजेंटेशन। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट नाम से कोई चीज नहीं होती, ठीक है। इस पे लिख के रखिए। यस, मैं भूल गया, मतलब मैंने पेपर्स कलेक्ट नहीं किया एक्चुअली, आज कर भूल गया। आज ही हो जाएंगे। आप तो 2 मिनट आज क्या है? चल रही है। एक ही पॉइंट है ये, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट, डिफर्ड एक्सपेंसेस, ये एक ही पॉइंट है। प्लीज मेक इट क्विक। इसमें इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट वाला है बेटा एक्सक्लूजन्स में, वो है ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट। इन दोनों पे स्टार मार्क करोगे आप। ट्रेनिंग और हैवी एडवर्टाइजमेंट पे स्टार मार्क करोगे आप लोग। फिक्टिशियस विच दे एक्चुअली उसको सेल वैल्यू नहीं है, तो आप कोई बेच ही नहीं सकते। मतलब उधर you cannot sell that। सर सही में नहीं होता सर। सर हमारे पूरे सारे साइलेंस यूट्यूब ने पढ़ाया मतलब? अच्छा, आपने यूट्यूब फॉलो रेफर किया है? मैं आपके पास आ गया था, आ गया। हाँ? हाँ, मेरी बात पूरी। सर वो बताना कि लाइक जैसे 10 लाख का वो जो होता है, जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, मैं वही वही बता रहा था, वही बता रहा था होता क्या था। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट 1 करोड़ खर्चा किया मैंने, ठीक है, मैंने पीएन डेबिट में लिखा। अब ये सोचा मैंने कि एडवर्टाइजमेंट का फायदा मुझे आने वाले 10 साल के लिए होगा। ये पीएनएल है, मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा, टू एडवर्टाइजमेंट 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। एंड आई फील इसका बेनिफिट मुझे आने वाले 10 सालों के लिए मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे 11-12 में सिखाया जाता था, तो आप क्या करो, प्रीपेड फॉर 9 ईयर्स करो, 90 लाख रुपए प्रीपेड कर लो, और इस साल का खर्चा से 10 लाख है, मतलब अगर आपको बेनिफिट 10 साल में मिलेगा तो खर्चा भी 10 साल में बांटो ना। ऐसा 11-12 सिखाना, राइट, कि प्रीपेड फॉर 9 ईयर्स आप करो और इसको बैलेंस शीट एसेट बता दो। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना, 90 लाख। अगले साल फिर से आप क्या करोगे, फिर से सेकंड पीएनएल रहेगा, इसमें से 10 लाख यहाँ पे आ जाएगा, और अब यहाँ पे एसेट में कितना बचेगा, 80 लाख। एंड ऐसे ही 10-10 लाख करके पीएनएल डेबिट में डालो, राइट। तो हुआ क्या था कि पीएनएल डेबिट में एक टाइम पे सिर्फ 10 लाख रुपए आ रहा था, जो गलत था। अब मैं आपको एक वन फाइन डे आपको बोलूं, एक बैलेंस शीट बनाओ, तो आपने ये बैलेंस शीट उठाई, मैंने कहा ये 80 लाख किसके, आपने बोला सर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, मैंने कहा जाओ बेच, 80 लाख का मुझे 50 लाख लाके मिलेंगे क्या आपको? नहीं, इट इज फिक्टिशियस। तो इसको एसेट बोलना अलाउड नहीं है। ये AS 26 सिखा रहा है आपको, समझ में आ रहा है? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट नाम से कोई चीज नहीं होती, इज द पॉइंट क्लियर? तो आपने करना क्या चाहिए था, आपने राइट इन द फर्स्ट ईयर, राइट इन द फर्स्ट ईयर यहाँ पे पूरा 1 करोड़ लिखना चाहिए था, चाहे आप लॉस में क्यों नहीं आ जाओ। उस साल अगर आपको नेट लॉस दिखेगा, नेट लॉस दिखाओ, लेकिन उसको डिफर करना अलाउड नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? देखा सबने क्या? दो मोशन पिक्चर्स राइट्स रहते हैं ना बेटा। ओके, तो 2 स्टार मार्क किए आप लोगों ने, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। ये स्टार मार्क इसलिए क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं कि द कंपनी वांट्स टू कैपिटलाइज द ट्रेनिंग कॉस्ट, इज इट अलाउड? द आंसर इज नो। इंटेंजिबल एसेट अलाउड है, लेकिन ट्रेनिंग कॉस्ट अलाउड नहीं है, ठीक है, डन। ओके, अगेन amortization पार्ट,
एमोटाइजेशन इज द डेप्रिसिएशन पार्ट, राइट? तो यहाँ पे व्हाट इज द यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, व्हिचएवर इज लोअर, जो भी रहेगा यहाँ पे आपको लोअर लेना पड़ेगा। सपोज लेट्स से द यूजफुल लाइफ इज 6, आपने जब लिया था तब उन्होंने कहा था 8 साल के लिए आपके, लेकिन आपको लगता है वो 6 साल ही है, तो आप 6 साल ही लोगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, व्हिचएवर इज लोअर, राइट? लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज द रिबिटेबल प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रेजम्पशन। रिबिटेबल प्रेजम्पशन का मतलब है कि इस एएस ने आपको 10 साल की लाइफ दिया है कंपल्सरी, 10 साल। मतलब अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है अबाउट द लाइफ, यू हैव टू कंसिडर इट एज 10 years। अगर आप बोलते हो कि यूजफुल लाइफ आपकी 6 years है, तो 6 और 10, तो आप बोलोगे 6, आप बोलोगे 6। लेकिन अगर आप बोलोगे 12 years में मुझे इसको करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर इज नो, इट इज 10 itself। तो यहाँ पे रिबिटेबल प्रेजम्पशन इज द वर्ड, रिबिटेबल प्रेजम्पशन। इस एएस ने इंटेंजिबल एसेट की लाइफ फिक्स किया है, कितना? 10 साल। हाँ, उससे कम है तो आप कम लो, उससे ज्यादा है तो ज्यादा लेने दूंगा नहीं, लेकिन ज्यादा के लिए भी एक पॉइंट उसने दिया है, बट इफ द एंटिटी हैज लीगल सब्सटेंस देन इट कैन बी इंक्रीज। अगर आपके पास प्रूफ है कि नहीं मेरे पास 15 साल के लिए है, जस्ट आपके मानने से, नहीं सर मुझे लग रहा है ये 15 साल चलेगा, मानने से कुछ नहीं। अगर आपके पास लीगल प्रूफ है कि ये राइट आपके पास ही रहेंगे 15 साल के लिए, तो आप 15 साल रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास राइट नहीं है, आपकी इच्छा से 12 साल में डिवाइड करें, तो आंसर इज नो, मैक्सिमम 10 साल। समझ में आ रहा है? मतलब आपको उसको 10 साल में राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। 10 साल में मतलब एसएलएम बेसिस पे आप कर सकते, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, व्हिच इज द रिबिटेबल प्रिजम्पशन। उन्होंने पहले से प्री अज्यूम करके रखा है, प्रिजम्पशन इज प्री अजम्पशन, राइट? उन्होंने पहले से अज्यूम करके कितना? 10। अगर आपकी लाइफ 6 साल है तो आप 6 साल में डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो खुद से 12 साल, तो 12 साल करने दूंगा नहीं, मैं 10 साल ही करूंगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक एमोटाइजेशन का इंपॉर्टेंट। बेटा ये सेंटेंस जो है ना, बट से आगे बढ़े तो एंटिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको अगर इसका इसका मेंशन नहीं करोगे ना क्वेश्चन में तो भी चलेगा, ये मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है 10 years का। और ये नाम भी देना है आपने, इट्स रिबिटेबल प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन, PRESUMPTI, इट्स प्री अज्यूम। अब ठीक है। और इस एएस ने साथ में ये भी बोल दिया है कि इसका स्क्रैप वैल्यू निल रहेगा। वैसे भी इंटेंजिबल एसेट है, 10 साल आपकी लाइफ खत्म होगी, तो बेचो इसको, कोई लेगा क्या आपसे? की वैल्यू नहीं मिलने वाली ना आपको, क्योंकि उससे अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको, वैल्यू खत्म हो गया आप। और ये एएस ने साथ में आपको ये भी बोला है कि आपको एसएलएम फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? एसएलएम या फिर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये क्या है, मैं आपको एक अगले एग्जांपल में समझ। ओके, कैन देयर बी रीएस्टिमेशन? रीएस्टिमेट कर सकते हैं। यस, मैंने सोचा था लाइफ 4 साल है, 4 साल बाद यूज करने और लग रहा नहीं लाइफ और 2 साल चलेगी। क्या रीएस्टिमेशन हो सकता है? आंसर इज यस। ओके, क्या ऐसा भी हो सकता है मैंने सोचा था 8 साल चलेगा, 3 साल बाद हमें लग रहा है नहीं 2 साल ही चलेगा, अलाउड है? यस। तो ये भी अलाउड है। क्या चेंज ऑफ मेथड अलाउड है? चेंज इन मेथड हमने सीखा था, चेंज इन मेथड इज अलाउड, राइट? चेंज इन मेथड अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टिमेट? एस्टिमेट। रिवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल, पॉलिसी। याद आ रहा है? इसलिए बोला था आपको पढ़ना है, जो आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे एसएलएम या फिर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, रीएस्टिमेशन अलाउड, चेंजेस आर अलाउड, राइट? ये सब अलाउड है, नीचे लिखा है मैंने एग्जांपल। बेटा यहाँ पे मैंने कॉस्ट दिया 10 लाख और लाइफ दिया 4 साल, तो 4 years और 10 years, whichever is
लोअर, तो क्या आप 4 साल में डिवाइड करते हो? एसएलएम कैसे करते हो, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड यूजफुल लाइफ, यहाँ पे स्क्रैप तो 0 है, यहाँ पे कॉस्ट इज 10 लाख डिवाइड बाय 4, क्या हर साल का डेप्रिसिएशन 2.5 लाख आएगा? तो 2.5 लाख पर ईयर, सिंपल। यहाँ पे डेप्रिसिएशन मैंने वर्ड दिया है वो गलत वर्ड है, एमोर्टाइजेशन इज द प्रॉपर वर्ड, ठीक है। कॉल आपका है। आगे, हाँ ये दूसरा वर्ड देखो, यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसका एग्जांपल भी दिया है मैंने यहाँ। कॉस्ट 10 लाख से लाइफ 4 इयर्स, और ये मुझे आगे कितना कमा के देने वाला है, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट। आगे कितना पैसा आने वाला है, तो आगे मुझे 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख आने वाला है। तो मैं डेप्रिसिएशन ये जो 10 लाख है, ये पूरा 10 लाख इनके रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ। इस साल मुझे 8 लाख कमा के देगा तो 8 लाख के हिसाब से डेप्रिसिएशन, 6 लाख आएगा तो 6 लाख के हिसाब से, एंड सो ऑन। तो 8:6:4:2 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज करना चाहिए, दैट इज अमोर्टाइजेशन। इज द पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया क्या, एसएलएम और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? बेटा ये अब ये टफ पार्ट है, राइट। दिस एनालाइजेशन इज टफ पार्ट। आपको ऐसे कितना कमा देगा आप बता सकते हो क्या? आइडियली आपको एग्जाम मालूम है क्या? आंसर इज नो। यस, दीज आर एस्टिमेशंस, बट एसएलएम नॉर्मली हम एसएलएम फॉलो करते हैं, नॉर्मली वी यूज एसएलएम। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट समझ में आया सबको? अगर आपको लग रहा है कि ये एसेट मुझे इतना कमा के देगा, तो अगेन आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो विद एसएलएम, यू कैन गो विद पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इसने 3 चीजें बारे में बोला है आपको, एमोर्टाइजेशन में 3 चीजों के बारे में बात की गई है। पहला है यूजफुल लाइफ, यस, यूजफुल और लीगल विच एवर इज लोअर, लेकिन रिबेटेबल प्रिजम्पशन है वहां पे 10 years, राइट। स्क्रैप निल, मेथड क्या रहना चाहिए, एसएलएम या फिर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट? 4 points. Identifiable, no physical existence, held for use, and the other non-monetary asset. वो आगे पीछे किया, ठीक है। गुड करना चाहिए या सेपरेट आइडेंटिटी? सेपरेट का मतलब क्या है यहाँ पर? 3 points, कौन सी? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, it should give benefits by not affecting the other assets, and control over resources. Yes, control over resources was separate identity. Cost में क्या क्या आता है? Purchase duties, direct attributable expenses. Yes, exchange में क्या लेंगे? Exchange में which is more evident, generally the book value of the asset we exchanged, right, received from government as a grant, recorded nominal value, right. Interest cost capitalized होगा क्या? आगे, review and re-estimations in useful life is possible. Also derecognition possible if there is no FEB. जिस दिन आपने बोल दिया यहाँ से फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है, उस दिन डीरिकॉग्नाइज करना। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्लीज ध्यान दें। कॉस्ट 8 करोड़, लाइफ 8 years। प्लीज बताइए एसएलएम के हिसाब से कितना? एसएलएम के हिसाब से कितना? 1 करोड़ पर ईयर, ओके। ईयर एंड फ्यूचर कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस। इसमें एक पॉइंट नहीं सिखा रहा हूं, एक पॉइंट अगले बार सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ रीएस्टिमेशन करना बताना चाहता हूँ। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक काम करो, बहुत ज्यादा हो गया, इसको 5 करता है। 5 करोड़ ज्यादा है, 3 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 एंड 1, ठीक है। ये आपको लग रहा है, तो टोटल कितना पैसा मिलने वाला है आपको? 5 10, राइट। तो आपके पास 2 ऑप्शन, कैन यू गो विद एसएलएम? एसएलएम के हिसाब से कितना? 1.6 करोड़ पर ईयर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस। कैन यू गो विद पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स? अगर मैं पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे जाऊंगा तो ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? दैट इज एमोर्टाइजेशन। कैसे निकाला आपने ये? पहले साल का कितना है?
कहना से आप ये रेशियो बांट रहे हो बेटा, ये रेशियो बांटना आता है ना सबको? मुझे एक बार बताओ सिर्फ वो निकाला है कैसे आपने? कहने से आपने किया 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू वही क्या ना, तो दैट इज 8 करोड़ इंटू 3 बाई 10, 8 करोड़ इंटू 2 बाई 10, 8 करोड़ इंटू 2 बाई 10। मुझे सिर्फ यहाँ तक का आंसर दो इंडिविजुअल, कितना कितना आ रहा है? 2.4, 1.6 एंड 1.6 बराबर है क्या ये? 3 साल बीत गए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसकी लाइफ तो यहाँ से आगे 4 साल। एट द एंड ऑफ 3 years या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ 4th year I'll use. At the beginning of 4th year, life was re-estimated as 4 years, 4 more years. मतलब कहां तक चलेगी? ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 एंड ईयर 7, एंड 6th and 7th ईयर में आपका कैश फ्लो 1 लाख ईच रहेगा, सॉरी 1 करोड़ ईच रहेगा। कैसे पॉसिबल है? आपने 3 साल यूज किया, राइट? आपने स्टार्टिंग में एस्टिमेट कितना किया था? 5 साल। 5 साल में हमने कैश फ्लो निकाला कि 10 करोड़ आएगा, बराबर? आपने 3 साल डेप्रिसिएट कर दिया, हो गया डेप्रिसिएशन। चौथे साल क्या आप रिवाइज कर सकते हो? चौथे साल ऐसा लगा हमें कि नहीं यार 5 साल नहीं, ये 7 साल चलेगा एसेट, दिस एसेट विल वर्क फॉर 7 years। तो क्या 3 साल बीत चुके हैं? और कितने साल? और 4 साल। तो ईयर 4 में कैश फ्लो कितना है? 2 and 1, और ईयर 6 और 7 में कितना है? 1 and 1। लेकिन आपकी वैल्यू कितनी बची बेटा? आप ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएट कर चुके हो? आपका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना था? 8 करोड़, जिसमें से आप डेप्रिसिएशन 3 साल कर चुके हो, कितना? 5.6। आपकी वैल्यू कितनी है? तो क्या 2.4 करोड़ को आपको अगले 4 साल में बांटना है? कैसे बांटोगे? बेनिफिट रेशियो में। बेनिफिट रेशियो क्या है? पहले साल में 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, बराबर है? देखो ये 2, ये 1, ये 1 और ये 1, बराबर? समझ में आ रहा है क्या? तो ईयर 4, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर एंड 7th ईयर कितना आ रहा है? तो ये आपको पूछेंगे व्हाट इज द अमोर्टाइजेशन टू बी मेड इन द ईयर 4, 5, 6, 7। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको ये? अच्छा, इसको अब मैं और चेंज कर, सिर्फ एग्जांपल सुनते जाओ क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं शीट में, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? फर्स्ट 2 years हमने एसएलएम फॉलो किया, फर्स्ट 2 years। फॉर नेक्स्ट 3 years company decided to go with pattern. Is this possible? Pattern of economic benefits. पहले 2 साल कितना किया उसने? कॉस्ट कितना था? 8 करोड़। 8 करोड़ कितने साल बांटने वाला था वो? 5 साल। प्लीज बताइए 1 साल का कितना? तो फर्स्ट ईयर में उसने 1.6 किया होगा, सेकेंड ईयर में कितना किया होगा? 1.6। तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी 2 साल बाद? कितना? यस 4.8 है। यहां से आगे वो क्या बोल रहा है? मैं एसएलएम फॉलो नहीं करूंगा। यहां से आगे वो क्या बोल रहा है? क्या फॉलो करेगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। प्लीज बताइए ईयर 3, 4, 5 में आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने? 2 to 1। तो क्या उसने ये वाला 2:2:1 में बांटना चाहिए? दैट्स ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5 कितना कितना? 1.9। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? ये रिवीजन समझ में आ गया ये सबको? पहले एसएलएम, फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ओके, एक थर्ड लास्ट सिनेरियो, एक लास्ट सिनेरियो। आपने 3 साल, 3 years फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के थ्रू गया, 3 साल। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th year, at the beginning of 4th year, the company realized that there are no economic benefits, no FEB। 3 साल आपने डेप्रिसिएट किया, चौथा साल जैसे स्टार्ट हुआ आपने रियलाइज किया यार इससे तो अब कुछ इनकम जनरेट होने वाली नहीं है, खत्म, अब इससे फ्यूचर इनकम बेनिफिट नहीं आने वाला। अब आप क्या करें? इसको ऑन द स्पॉट डी रिकॉग्नाइज करो। डी रिकॉग्नाइज करो मतलब उसका एसेट मानना है क्या अभी? नहीं, उसको पूरा का पूरा खर्चा मान के खत्म करो। मतलब आपके लिए कॉस्ट कितना था? 8 करोड़। पहले साल आपने कितना किया एज पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? यहाँ पे लिखा है मैंने
2.4 1.6 1.6 बराबर। तो 2.4 1.6 1.6 आपने डेप्रिसिएट किया, कितना आ रहा है 2.4। ये आपकी डब्ल्यूडीवी थी राइट, 3 साल बाद आपकी डब्ल्यूडीवी इतनी थी, क्या इसको एसेट मान सकते हो क्या? नहीं, इमीडिएटली डीरिकॉग्नाइज, immediately de-recognize and transfer to P&L on the spot of payment. Is the point clear to you? क्या ये तीनों केसेस समझ में आ गए क्या? पक्का? आगे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है बेटा, रिव्यू एंड रीएस्टिमेशन इन यूजफुल लाइफ इज पॉसिबल, ऑल्सो डी-रिकॉग्निशन पॉसिबल इफ देयर आर नो। इसमें मैंने चेंज नहीं लिखा, ये चेंज भी अलाउड है, चेंज इन मेथड, मतलब एसएलएम से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज the carrying cost, there is the book value, or the recoverable amount. What is recoverable? Is the present value of future cash flow. Present value निकालना आता है, कैसे निकालना है? 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट समथिंग, जो भी परसेंटेज रहे, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, तो अब मैंने जैसे आपको कहा था बेटा, आपको एफएम नहीं बीच में लेके आएंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देंगे आपको, वो निकाल के देंगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो आपने किस पे रिकॉर्ड करना है, किस पे रिकॉर्ड करना है? तो बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लो, जो लोअर रहेगा उस पर रिकॉर्ड करना। मतलब बुक वैल्यू 10 लाख, बुक वैल्यू 10 लाख, और अगर मैं आपको बोलूं रिकवरेबल अमाउंट, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, राइट। जो भी आप फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने वाले हैं, उन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। मान लेते हैं 10%, उसको इस पे लेके आओ आज की प्रेजेंट वैल्यू पे, और ये 10 लाख आ रहा है, ये 12 लाख आ रहा है, आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? 10 पे, विच एवर लो। ओके, ये 10 आया, ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, 10, लेकिन ये 10 और ये रिकवरेबल अमाउंट 8 हो गया, 8, तो 8 लाख पे करोगे, और ये 2 लाख को क्या बोलते हैं? ये 2 लाख को हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। इसको क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस, एंड इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट AS 28, आपको आगे पता है, राइट। तो इम्पेयरमेंट का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, अगर आप अपने एसेट की वैल्यू कम करते हो तो उसको इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम डिप्रिसिएशन, राइट। आपकी एसेट की वैल्यू एक्चुअल में आपकी बुक्स में कितना दिखा है? 10 लाख, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे तो आपको 8 लाख ही मिलेगा, आपके जो भी फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो 8 लाख पे है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको आप इम्पेयरमेंट लॉस बोल के अभी के अभी पीएल में ट्रांसफर करो। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने लिखा है चार्ज टू पीएल 2 लाख एज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, या फिर इम्पेयरमेंट लॉस आप बोल सकते हो इसको। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिस लिख के रखिए। नहीं मतलब सिखाना खत्म हो गया, थोड़ा डिस्कशन करना है, 2-3 पॉइंट्स। ये पेज 4 था, एक पेज बाकी है मेरा डिस्कशन, यहाँ से मैक्सिमम 5 मिनट्स। डन। क्या वो ओम? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे वो इम्पेयरमेंट समझाने के लिए एक पॉइंट रखा है, प्लीज ध्यान दीजिए। आपको याद है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला? ओके, ये नंबर लाइन पे ध्यान दो पूरा, एक एग्जांपल समझाने के। ये ना एकदम एक्सट्रीम क्वेश्चन है, आज तक आया नहीं, आज तक आया नहीं है, एकदम एक्सट्रीम क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपके लिए वो कितना एसेट आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे हुआ ऐसे कि 44 लाख रुपीस तक अप्रूवल तक, प्लीज बताइए ये 44 लाख को आपने क्या करना चाहिए एक्सपेंस, क्योंकि ये रिसर्च फेस। उसके बाद ये देखो यहाँ तक रेडी हो रहा है,
ये 56 लाख और ये 20 लाख, क्या ये डेवलपमेंट हो जाएगा? ये जो नीचे दिया है ना मैंने रेड में, ये दिया नहीं है, ये आपको नंबर लाइन में नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ बताएंगे इतना डेट से इतना खर्चा हुआ है, आप बताओ कितना कैपिटलाइज करोगे, कितना ट्रांसफर करोगे। तो पीएनएल और कैपिटलाइज समझ में आया? कितना आया कॉस्ट? 256। इज दिस द बुक वैल्यू? अब मैं फ्यूचर इनकम में बेनिफिट का रिकवरेबल अमाउंट निकालूंगा। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, राइट? तो यहाँ पे आया फ्यूचर कैश फ्लोज इज 60 लाख पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। निकालना आता है क्या? 60 लाख, 60, 60, 60 और 60, इसको आपको लेके आना है आज की वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू। कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल्स टू एम प्लस, 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 इज इक्वल्स टू एम प्लस। 5 बार करो। हिट एमआरसी, हिट एमआरसी, एमआरसी हिट करने के बाद इंटू 60, 227.44 लिखा है मैंने लिख के दिया यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू इज 227। समझ में आ रहा है क्या? अब अगेन ये जो मैंने दिया ना अभी, ये 227 प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ये दिया रहे, आपको निकालने की जरूरत है। दिस विल ऑलवेज बी गिवन, ठीक है? The recoverable amount is 227.44. This will be given to you. You don't have to calculate this. ठीक है? आगे तो अब मुझे बताइए आप किस पे बुक करोगे बेटा? 256 पे रिकॉर्ड करोगे या 227 पे? 227। तो बाकी के इसको क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस, राइट? और इम्पेयरमेंट लॉस इज 28. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ओके। द कॉस्ट, अब यहां से आगे 2-3 डिस्कशंस है, मतलब 2 या 3 ही पॉइंट्स है डिस्कशन के। द कॉस्ट ऑफ नो हाउ इज 20 lakhs. द मैनेजमेंट did not depreciate for 6 years. You are appointed in the 7th year. 6 साल तक उसने डेप्रिसिएट किया ही नहीं। अब वो 7th ईयर में उसने आपको अपॉइंट किया और पूछ रहा है क्या मैंने बराबर किया? तो क्या किया उसने? बराबर किया या नहीं किया? नहीं। क्या यहाँ पे रिबिटेबल प्रेजेंटेशन आना चाहिए, प्रेजम्पशन आना चाहिए सर? आना चाहिए, यस। कितना प्रेजम्पशन? 10 साल। तो 10 साल में उसने राइट ऑफ करना चाहिए। सिंस वी डोंट हैव द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो एसएलएम फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज बताइए 1 साल का कितना होता है? 2 लाख। तो 6 साल तो ऑलरेडी हो गए 7th ईयर में, क्या 7th ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा? यस। तो 7th ईयर का एमोर्टाइजेशन आना चाहिए। और बाकी 6 साल को आप क्या बोलोगे? प्रायर पीरियड। बाकी 6 साल को हम क्या बोलेंगे? प्रायर पीरियड। 14 लाख का डेप्रिसिएशन तो देना है आपने इस साल में, 14 लाख का। क्या 6 साल की गलती थी मेरी? अगर गलती हम अभी रिकॉर्ड करेंगे तो उसको AS5 में क्या नाम दिया है? प्रायर पीरियड आएगा। क्या पीएनएल में जाना चाहिए? यस। एंट्री देखो, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन को वर्ड क्या यूज करेंगे? एमोर्टाइजेशन। एंड एसेट का जो भी नाम रहेगा, एसेट का नाम क्या है यहाँ पे? नो हाउ, राइट? मैंने एंट्री लिखा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन को एमोर्टाइजेशन करना चाहिए। पीएनएल स्पेशल मेंशन प्रायर पीरियड, राइट? कितना? 12 लाख। 2 लाख इंटू 6, और 1 साल का एमोर्टाइजेशन इस साल में जाएगा 2 लाख, एंड नो हाउ को हम कम करेंगे 12 लाख से। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन भी करके रखा है, मिस्टेक्स मेड इन प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड एज प्रायर पीरियड आइटम्स एज पर AS5. Also, life is not given, so we took the rebuttable presumption, or that was 10 years. Is the point clear? समझ में आया सबको? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम शीट पढ़ने वाले हैं उसमें आने वाले हैं, जो आपको आज करना है। नेक्स्ट, a company paid rupees 5 crore and purchased a brand name and it feels it should not depreciate. It is this intention correct? वो लग रहा है उसको, वो क्या बोल रहा है? मेरा ब्रांड नेम है, वो कभी डेप्रिसिएट नहीं हो सकता, मेरा ब्रांड चलता रहे। तो गलत है। वहां पे रेबिटेबल प्रेजम्पशन के साथ 10 साल है, इंटेंजिबल एसेट है ना, उसको डेप्रिसिएट करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि सर मेरा ब्रांड कभी कम नहीं होने वाला है, ऑल्दो रहने दो, आपका वो गुडविल है, गुडविल रहता रहेगा, लेकिन आपने अगर परचेज किया ब्रांड वैल्यू, तो यू नीड टू डेप्रिसिएट। इज द पॉइंट क्लियर? 10 साल में करना ही पड़ेगा। अगर लाइफ ज्यादा है, कम है, जो भी रहेगा, तो लाइफ ज्यादा है तो सब्सटेंस आना चाहिए, कम है तो व्हिचएवर इज लोअर। इज द पॉइंट क्लियर? सिंस इट इज नॉट गिवन, हम यहाँ पे ऑल्सो मेंशन द रेबिटेबल प्रेजम्पशन। द पॉइंट क्लियर? डिजाइन एंड ड्राइंग का कॉस्ट है 20 लाख और ट्रेनिंग का कॉस्ट है 3 लाख। टोटल आपने कितना पे किया? 23। तो मैनेजमेंट बोल रहा है हम 23 लाख पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं एसेट। द आंसर इज नो। डिजाइनिंग, यस, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, बट ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, इट शुड हैज टू पे। दिस इज द आंसर व्हिच यू शुड। समझ में आ रहा है? इसमें मैंने ऊपर मार्क करा है, एडवर्टाइजमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट को स्टार मार्क करा है कि ट्रेनिंग कॉस्ट विल नेवर बी केप्ट। इज द पॉइंट क्लियर? एंड द लास्ट वन, रिसर्च 50 लाख है। द कंपनी वांट्स टू सेट ऑफ थ्रू सिक्योरिटी स्ट्रीम। वो बोल रहा है वैसे भी लॉस है ना, मैं पीएनएल की जगह छोड़ के सिक्योरिटी स्ट्रीम से सेट ऑफ कर सकता हूं। आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 52 क्या था? 52 यूज ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रीम। सिक्योरिटी स्ट्रीम कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ सच लॉसेस। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया? ओके। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल रहा था। उसने एक बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट किया 50 करोड़ रुपए, ये सोच के कि मेरा टर्नओवर 500 करोड़ से बढ़ जाएगा।
और उसने 50 करोड़ पूरा के पूरा पीएल डेबिट में डाल दिया। इज द इंटेंशन करेक्ट? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, उसने एक एडवर्टीजमेंट खर्चा किया 50 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपीस का, ये सोच के कि देयर विल बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज 500 करोड़ का टर्नओवर बढ़ेगा, और उसने 50 करोड़ पूरा के पूरा पीएल डेबिट में डाल दिया एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बोल के। क्या उसका इंटेंशन सही था? यस, द इंटेंशन वाज करेक्ट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कैन नेवर बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी डिफर्ड। समझ में आ रहा है क्या? Was his intention correct? The answer is yes, क्योंकि AS 26 सिखाता है कि advertisement cannot be shown as an intangible asset and cannot be deferred. समझ में आ रहा है क्या? So the intentions were correct, हमेशा गलत नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? Okay. मैं जितने पॉइंट्स डिस्कस किया ना बेटा, ये इसके अलावा एक भी नया पॉइंट नहीं है जो आपको शीट में, सब यही पॉइंट्स मिलने वाले हैं। आपका आज का होमवर्क, मैं ये वाली शीट जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं प्लस वो शीट, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चन, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ना है एंड विदाउट लुकिंग एट द आंसर जस्ट ट्राई टू एनालाइज उसके अंदर आप क्या पॉइंट मेंशन, ठीक है? कल हम वो शीट डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस, बट आई वांट एवरीवन टू गो थ्रू दैट शीट टुडे इटसेल्फ, ठीक है? हाँ, तो वेलकम बैक। आपको यहाँ से आगे अच्छे खासे होमवर्क मिलने वाला है, इन कॉस्टिंग आल्सो एंड इन अकाउंट्स आल्सो ऑन डेली बेसिस, ठीक है? तो आपको फाउंडेशन वापस याद आना शुरू हो जाएगा। तो अब करते हैं।